हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। हमारी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं जो कि हमारा मनी सप्लाई मेजर्स। मनी तो हम सबको पता है पैसे होते हैं, और मनी सप्लाई का मतलब है मूवमेंट ऑफ मनी इन एन इकॉनमी। ठीक है, एक इकॉनमी में मनी कैसे मूव करती है उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। उसके बाद मनी सप्लाई मेजर्स, जो मनी सप्लाई को मेजर करते हैं टूल्स और टेक्निक्स, है ना। तो वो क्या बताते हैं कि एक इकॉनमी में कितनी मनी अवेलेबल है और कितनी मनी जो है मूवमेंट में है। जो भी है टूल्स टेक्निक्स जो हैं वो बताते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन एन इकॉनमी, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी मनी सप्लाई की। सबसे पहले तो मनी सप्लाई मैंने आपको बताया क्या होता है। जो एक इकॉनमी में मनी है मूवमेंट में, ठीक है, उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ मनी। मनी सप्लाई क्या है? वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकॉनमी। तो पब्लिक के पास जितनी भी मनी एक टाइम पर इकॉनमी में है उसको हम कहेंगे हमारी मनी सप्लाई। जैसे कि मैं बोलूँ अगर कि 7 फरवरी 2023 को एक इकॉनमी में लोगों के पास जितना भी पैसा है उस सबको मिला के टोटल बनता है 7 करोड़। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मनी सप्लाई कि 7 फैब को हमारी इकॉनमी में सारे लोगों के पास जो मनी थी उसको मिलाकर हमने जब टोटल किया तो वो हमारा बनता था 7 करोड़। तो उसे हम क्या कहेंगे कि हमारी जो है ये मनी सप्लाई है इकॉनमी की। अब जो मनी सप्लाई है वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी जो है फ्लो नहीं है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है मेजर किया जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर नहीं किया जा सकता। क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती है। आज 7 करोड़ है, हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद 8 करोड़ हो जाए, हो सकता है कल को 9 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए। इसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर नहीं कर सकते, इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। आज मनी की वैल्यू इतनी है तो हो सकता है कल चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो फिर से एक बार देख लो, डेफिनेशन यही लिखी हुई है, मनी सप्लाई रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ मनी। मनी सप्लाई क्या है? मनी की वो वॉल्यूम जो पब्लिक हेल्ड करती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से हमें पता चल गया ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन एन इकॉनमी। तो एक इकॉनमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक जो हेल्ड करती है मनी, जो पब्लिक के पास जो मनी है उसी को हम क्या कहते हैं? हमारी मनी सप्लाई कहते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर है मनी सप्लाई का, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। ये सिर्फ वही मनी को इंक्लूड करती है जो पब्लिक के पास है। ठीक है, पब्लिक मतलब कि जो मनी को यूज़ कर रहे हैं, मनी यूजिंग सेक्टर जो है। तो मनी को कौन यूज़ करते हैं? इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं, मैं और आप जैसे लोग यूज़ करते हैं, या फिर बिजनेसमैन, इंडस्ट्री, ये सब यूज़ करते हैं। तो यही क्या हो गए? हमारे पब्लिक हो गए। इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर। मैंने बोला ना, पब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पे? मनी यूजिंग सेक्टर, जैसे कि इंडिविजुअल्स, बिजनेस फर्म्स एक्सेट्रा। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर। इसमें मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं आते। मनी क्रिएटिंग सेक्टर जो मनी को क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम। एज कैश बैलेंस हेल्ड बाय देम। अब वो क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि उनके पास जो कैश बैलेंस होता है, एज कैश बैलेंस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इनटू एक्चुअल सर्कुलेशन। तो जो उनके पास जो कैश है वो कंट्री की एक्चुअल सर्कुलेशन में यूज़ नहीं होता। अगर बैंक में कोई पैसा रखा हुआ है ना, तो क्या वो हमारी इकॉनमी के काम आ रहा है? नहीं। अगर हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी प्रोजेक्ट में, कोई डैम्स बनाने हैं, रोड्स बनानी है, अगर हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो हमारी इकॉनमी के काम आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई बोलेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट के पास पैसा रखा हुआ है या बैंक के पास पैसा रखा हुआ है और वो एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं आ रहा, उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज़ मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि उसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर किया जाता है, राइट।
उसके बाद हमारे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई के मेजर्स क्या हैं? आई होप आपको मनी सप्लाई तो क्लियर हो गया होगा कि एक इकॉनमी में एक टाइम पर पब्लिक के पास जो पैसा होता है उसको हम मनी सप्लाई कहते हैं। याद रखना, पब्लिक जो उस पैसे को यूज़ करती है, जैसे कि मैं और आप जैसे लोग, इसमें मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं आते, जैसे कि गवर्नमेंट और बैंक जो पैसे को अपने पास रखते हैं और एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं लाते, उनको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है। अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जो मनी सप्लाई को मेजर करते हैं कि इकॉनमी में इतना पैसा अभी है। टिल 1967 to 68 आरबीआई यूज ओनली द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। 1967 से 68 तक जो आरबीआई है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो हमारा नैरो मेजर को यूज करता था मनी सप्लाई के लिए। सिंस 1977 फॉर अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3 एंड M4 हैव बीन इवॉल्व। लेकिन 1977 के बाद से हमारे 4 कॉन्सेप्ट आए जो मनी को मेजर करते थे। मेजर का मतलब तो आपको पता है ना, जो मापते थे कि इतनी मनी प्रेजेंट है हमारी इकॉनमी में। तो वो 4 मेजर्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है। चारों के अलग अलग मेथड हैं कि इस मेथड से हम मनी को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस मेथड से इस तरह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं M1 मेथड क्या कहता है। ठीक है। M1, इट इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ये हमारा पहला और बेसिक मेजर है मनी सप्लाई का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। इसको हम ट्रांजेक्शन मनी भी कहते हैं, एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन। तो इस मेथड में हमने क्या किया, हमने उन टर्म्स को यूज़ किया जो हमारी ट्रांजैक्शन के यूज़ में आती हैं। जैसे कि M1 का फॉर्मूला होता है हमारा करेंसी विद पब्लिक। पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, जैसे इंडिविजुअल्स के पास और बैंक्स के पास, बिजनेसमैन्स के पास कितनी करेंसी है। ठीक है। पब्लिक में मैंने बताया ना, हम और आप जैसे लोग आते हैं, तो करेंसी विद पब्लिक। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। अब देखो, हमारा जो पैसा होता है सबका, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास ही है वो सिर्फ कैश की फॉर्म में, हम बैंक में भी तो अपना पैसा जमा करते हैं, है ना। तो जो डिमांड डिपॉजिट जिसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरे बैंक में अगर 10,000 रुपये जमा हैं तो मैं उनका कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। मैं आधी रात में भी बैंक से कहूँगी कि मुझे 10,000 रुपीज़ चाहिए अपने, तो बैंक मुझे दे देगा। तो वो मनी को मैं इंक्लूड करूँगी ना मनी सप्लाई में। क्यों? क्योंकि वो तो सर्कुलेशन में आ रही है मनी। ऐसा तो नहीं है ना कि बैंक ने उस पैसे को साइड पे रख दिया, नहीं अब इसका यूज़ ही नहीं करना। वो वाला पैसा मैं मनी सप्लाई में यूज़ करूँगी, इंक्लूड करूँगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे सर्कुलेशन में आ रहा है कंट्री के, मैं उस पैसे को कभी भी यूज़ कर सकती हूँ। तो जो हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, डिमांड डिपॉजिट उसको कहते हैं हम, कमर्शियल बैंक में जो हम जमा कराते हैं उसको भी हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। या फिर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। कभी कभी हम आरबीआई के पास भी पैसे जमा कराते हैं, कमर्शियल बैंक भी आरबीआई के पास पैसे जमा कराता है ना। और कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई के पास पैसा जमा कराता है तो वो उससे कभी भी वापस ले सकता है, उस मनी को सर्कुलेशन में ला सकता है, इसलिए उसे हमें मनी सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। तो M1 क्या कहता है कि इसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं, क्योंकि इन वाले पैसों से हम कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैं कभी भी किसी को भी चेक दे सकती हूँ, किसी को कैश दे सकती हूँ, है ना। कभी भी उसका ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकती हूँ, उसको रनिंग में ला सकती हूँ, मूवमेंट में ला सकती हूँ। तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारी मनी सप्लाई है। इनका हम ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ये मोस्ट लिक्विड मेजर है मनी सप्लाई का, एज ऑल इट्स कंपोनेंट आर इजली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि इसके सारे जो कंपोनेंट हैं उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचोगे लिक्विड का मतलब क्या है? लिक्विड का मतलब है कि सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में यही वाला मेथड आता है। हम करेंसी जो पब्लिक के पास है वही तो रन करती है इकॉनमी में, या हम चेक दे देते हैं बदले में, है ना। या फिर आरबीआई तो कंट्रोल करता ही है पूरी मनी को, उसी से ही सब चल रहा है इकॉनमी में, पैसों का लेन देन। तो हम कहेंगे कि ये बहुत मोस्ट लिक्विड फॉर्म है मनी सप्लाई की। क्यों? क्योंकि इसी का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि हमें किसी से कोई सामान लेना है और हमें पैसे देने हैं, तो हम या तो करेंसी विद पब्लिक का यूज़ करेंगे जो हमारे पास पैसे हैं, या हम चेक दे देंगे। तो यही वाले जो इसके कंपोनेंट है वही यूज़ में आए ना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि मोस्ट लिक्विड जो है मेजरमेंट वाला मेथड है मनी सप्लाई का।
अब मैं आप ये जो मैंने 3 बताया आपको, इनको और इलैबोरेट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। फॉर्मूले में सबसे पहला पॉइंट यही था ना, करेंसी विद पब्लिक। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा और। इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स। इसमें क्या क्या आते हैं? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के पास जो कॉइन्स की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में पैसे होते हैं वो आते हैं। रिमेंबर, एनी करेंसी हेल्ड विद गवर्नमेंट एंड बैंक इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। गवर्नमेंट के पास या बैंक के पास कोई ऐसी मनी है जो यूज में नहीं आ रही, सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं हो रहा उसका, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। इट इंक्लूड्स कॉइन्स। अब कॉइन्स कौन कौन से आते हैं इसमें? 2, 5, 2, 1 एक्सेट्रा। एंड पेपर नोट्स ऑफ 2000, 500, 200, 150, 10 एक्सेट्रा। राइट, तो ये सारे किस में आते हैं? हमारे करेंसी विद पब्लिक में आते हैं, जो हमारे पास पैसा होता है। करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। इसको हम फिएट मनी भी कहते हैं। फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और अंडर ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी। तो इस मनी को हम फिएट मनी क्यों कहते हैं? फिएट मनी वो मनी होती है जिसको गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन मिला हुआ होता है, ऑर्डर मिला हुआ होता है कि हम इसको मनी की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2000 का नोट है, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर सकते हो। आप किसी से सामान खरीदते हो तो आप उसको ये पैसे दे सकते हो, तो उसको हम क्या मानेंगे? वो हमारी क्या है? करेंसी विद पब्लिक है, और उसको ही हम फिएट मनी कहते हैं। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेब्ट्स। तो ये हर जगह एक्सेप्ट की जाएगी। आपको कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं मैं 2000 का नोट नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डर दिया हुआ है कि आप इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी एज इट कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट। इसको हम लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं क्योंकि लीगली भी इसको यूज़ किया जाता है। लीगली क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइजेशन दिया हुआ होता है। फिर दूसरा था हमारा डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। इट रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। अब इसमें वो वाला पैसा आता है जो हम कमर्शियल बैंक्स में जाके जमा कराते हैं, जैसे कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक हो गया, हमारा ये हो गया एसबीआई हो गया, और भी बहुत सारे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, है ना, स्टेट बैंक हो गया। तो बहुत सारे बैंक है जिसमें हम अपने पैसे जमा कराते हैं। उस मनी को हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट विच कैन बी एनकैश्ड। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसको इन कैश किया जा सकता है, कैश में बदला जा सकता है बाय इशूइंग चेक। चेक देके एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, बाय द अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर होता है। मैंने बताया ना, अगर मेरे बैंक में 10,000 रुपये है तो मैं कभी भी किसी को भी चेक दे सकती हूँ 10,000 का कि आप मेरे बैंक से 10,000 ले लेना, ठीक है। तो उसको मैं कभी भी एनकैश करा सकती हूँ। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब आरबीआई के साथ जो हमारा डिपॉजिट होता है उसको देखते हैं। इट इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई। इसमें कौन सा आता है? जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो डिपॉजिट है पैसा, ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। अब देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि आरबीआई सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा अपने पास रखता है। अगर हम बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फिर पैसा आरबीआई के पास आता है, फिर कमर्शियल बैंक के पास जाता है ना, तो हमारा पैसा जो है वो बाहर से, कंट्री से भी आता है ना। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हमारा सिड भी हो गया, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में जिनका पैसा आरबीआई के पास भी होता है। तो उसको भी हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो अपने पैसे को कभी भी सर्कुलेशन में ला सकते हैं। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बैंक्स विद आरबीआई। इसमें गवर्नमेंट ने जो पैसा आरबीआई के पास जमा कराया है उसको हम नहीं लाते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर किसी पैसे को आरबीआई के पास जमा करा दिया, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अभी उस पैसे को यूज़ में नहीं लाने वाली, तो हम उसको अपनी मनी सप्लाई में यूज़ नहीं करेंगे, राइट। फिर है हमारा नेक्स्ट M2। M2 जो है हमारा सेकंड मेजर है मनी सप्लाई का। इट इज़ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ऑफ मनी सप्लाई एज कम्पेयर टू M1। M1 से थोड़ा बड़ा है। इन एडिशन टू M1 इट ऑल्सो इंक्लूड सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसमें जो हम पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कराते हैं अपनी सेविंग्स को, वो भी हमारी इंक्लूड होती है। M1 वाले तो सारे कंपोनेंट आएंगे ही आएंगे। M1 के कौन कौन से कंपोनेंट थे? पहला था हमारा करेंसी विद पब्लिक, है ना। फिर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, है ना। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट थे M1 के। अब M2 में हमारा M1 तो इंक्लूड होगा ही होगा,
उसके साथ क्या होगा, जो हम पोस्ट ऑफिस में अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट कराते हैं, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, वो भी इसमें हमारी इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि उन सेविंग्स का भी हम अपना पर्सनल यूज़ के लिए कभी भी सर्कुलेशन में उनको ला सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं। तो M2 का फॉर्मूला क्या हो गया, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग अलग से बैंक होते हैं, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज नॉट विड्रॉएबल बाय चेक। इनको चेक से तो हम विड्रॉ नहीं कर सकते, सो दे कुड नॉट बी प्लेस अंडर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, तो हम इसको डिमांड डिपॉजिट नहीं कहेंगे। एज अ रिजल्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ M2 वॉज इवॉल्व। अब देखो, इनका एक अलग हिसाब किताब रहता है, हमें वो स्टडी नहीं करना कि हम पोस्ट ऑफिस से कैसे पैसे विड्रॉ करते हैं, कैसे निकालते हैं, बट हम चेक के ज़रिए नहीं निकालते, तो इसीलिए हमारा जो M2 वाला कॉन्सेप्ट है वो आया कि अब भाई ये तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई कि जो कमर्शियल बैंक में हमने पैसे जमा कराए उनको तो हम चेक दे के निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे पोस्ट ऑफिस के पास जो पैसे होते हैं वो हमारे विड्रॉएबल नहीं होते चेक के ज़रिए, लेकिन हम उनका यूज़ कर सकते हैं, उनको यूज़ में ला सकते हैं, इसीलिए हमारा जो M2 है वो हमारा कॉन्सेप्ट आया M1 के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड मेजरमेंट है वो है हमारा M3। दिस कॉन्सेप्ट इज़ ब्रॉडर एज कम्पेयर टू M1। ये भी M1 से बड़ा है। इन एडिशन टू M1 इट ऑल्सो इंक्लूड नेट टाइम डिपॉजिट। अब इसमें M1 की तो तीनों कंपोनेंट आते ही आते हैं, इसमें नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक भी एक टर्म इंक्लूड होती है, ठीक है। जो फॉर्मूले हैं आपको वो ज़रूर याद करने हैं अच्छे से, ये सारे 4 मेजर हैं, ईजी हैं, फॉर्मूले जल्दी से याद हो ही जाएंगे आपको। M4 में क्या है, दिस मेजर इंक्लूड टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन एडिशन टू M3। अब देखो M3 में क्या था, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। अब M3 तो होगा ही होगा इसमें, M3 मतलब कि M1 प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट, ये बन गया हमारा M3। तो M3 में क्या प्लस करना है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, राइट। कोई भी आपका प्रैक्टिकल नहीं आएगा एग्जाम में, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपसे मेजर पूछ लेता है कि 4 मेजर्स क्या होते हैं मनी सप्लाई के, तो जब आप M1 M2 M3 M4 को एक्सप्लेन करोगे तो उनके साथ उनके फॉर्मूले भी लिखोगे, ठीक है। प्रैक्टिकल आपका कोई ज़्यादा आने नहीं वाला, ज़्यादा क्या आएगा ही नहीं प्रैक्टिकल, इसलिए मैं आपको इसको इतना ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करा रही, सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। नाउ सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के मेजर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहला है हमारा M1 इज़ मोस्ट लिक्विड एंड M4 इज़ लीस्ट लिक्विड। ऐसा क्यों है, M1 ज़्यादा लिक्विड है, क्यों, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा सर्कुलेशन में आते हैं, ज़्यादा मूवमेंट में आते हैं। जैसे कि करेंसी विद पब्लिक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद RBI। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि मोस्ट लिक्विड है, क्योंकि ज़्यादा जो यूज़ में हम लेते हैं वो यही वाला मनी हम यूज़ में लेते हैं। बट M4 लीस्ट लिक्विड है, क्योंकि इसमें हमारा पोस्ट ऑफिस वाला टोटल डिपॉजिट आती है जो इतनी रनिंग में नहीं होती, इतनी सर्कुलेशन में नहीं होती किसी भी इकॉनमी में, इसलिए हमने इसको लीस्ट लिक्विड बोला है। उसके बाद M1 एंड M2 आर जनरली नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट। M1 और M2 जो है वो नैरो मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो M1 और M2 के कंपोनेंट हैं वो ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, ठीक है। M2 में हमने पोस्ट ऑफिस में जो डिमांड डिपॉजिट थी वो ली थी, और M1 के तो हमने कंपोनेंट पढ़े ही हैं। M3 एंड M4 हम कह सकते हैं कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हम नेट टाइम डिपॉजिट लेते हैं और इसमें हम टोटल डिपॉजिट लेते हैं, तो ये थोड़े ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। जब हम इससे मेजरमेंट करते हैं तो थोड़ा हमें क्रिटिकल लगता है, थोड़ा क्रिटिकल बन जाता है मेजरमेंट करना, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे ब्रॉड कॉन्सेप्ट हैं। इसी के साथ हमारा मनी सप्लाई मेजर्स टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।